हम मौजूद हैं इस वक्त शिमला में रिज पर, जहां पर एक तरफ एक ऐतिहासिक चर्च हमारे है तो दूसरी तरफ गेयटी थिएटर और म्युनिसिपल बिल्डिंग, और साथ ही साथ यहां पर शिमला में बड़े पैमाने पर वो लोग मौजूद हैं जो वोटर भी हैं और पर्यटक भी। आज बहस इस मुद्दे पर हो रही है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा कहां और किस तरफ जा रही है। चुनाव सर पर हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है अगले 5 साल का निर्धारण होना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से गणेश दत्त जी, हमारे साथ कांग्रेस से नरेश चौहान जी मौजूद हैं और सीपीएम से विजेंद्र मेहरा जी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत स्वागत है। और साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्यटक और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के वोटर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल गणेश जी, मैं आपसे कहूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि राज्य में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे तो आपके भी पूर्व मुख्यमंत्री पर, यहां तक कि अनुराग ठाकुर पर भी लगे, तो भ्रष्टाचार कहां है और कैसे है? वास्तव में हिमाचल प्रदेश में इस समय जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का है जी, क्योंकि आज प्रदेश के जो मुखिया वीरभद्र सिंह जी हैं वो खुद आज न्यायालय से बेल पर हैं और उनकी पुलिस जेल में है। हिमाचल प्रदेश आज ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जी, जहां चारों ओर अराजकता का दौर है और यहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार पनपा है। नरेश जी, कहाँ अराजकता है, जरा ये बताइए। गणेश जी कह रहे हैं बहुत अराजकता है। अराजकता यहाँ है कि बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है, बाकी कुछ नहीं है। ये विकास की बात नहीं करेंगे। तो डीजीपी जेल में क्या कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी से विचार, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। अगर अराजकता नहीं है तो डीजीपी जेल में क्या कर रहे हैं 8 लोगों के साथ? अजय जी, मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के जरिए, और यहाँ शिमला की जनता है जी, हिमाचल प्रदेश का ब्रांड खराब कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं। कैसे? घटना होती है बलात्कार होना क्या ब्रांड खराब होना नहीं है? गुड़िया कांड कैसे हुआ? नंबर 1 है लॉ एंड ऑर्डर में भी जी, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हिमाचल प्रदेश में जी, उसका पूरे प्रदेश के लोगों को दुख है। अच्छा विजेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि बलात्कार जैसी घटनाएं देश के तमाम कोनों में हो रही हैं, यदा कदा अगर हिमाचल प्रदेश में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्या? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनहीन बात है कि मुख्यमंत्री जब ऐसी बात कहते हैं कि गुड़िया जैसे मसले होते हैं, ये बड़ी संवेदनहीन बात है और ये दिखाता है कि सरकार किस रूप में चल रही है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में जो नारकोटिक्स है, जो नशे का व्यापार है, कारोबार है, उसमें या उसको जो करने वाले लोग हैं वो जेल की सलाखों में केवल 2% हैं। हिमाचल में 7% हैं। हिमाचल में कौन इसके लिए जिम्मेवार है? कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, दोनों जिम्मेवार हैं इसके। तो दोनों आपके बगल में है, जरा कोई तो एग्जांपल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जेलों में आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं सरकारी आंकड़ा बोल रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी। हिंदुस्तान का आंकड़ा है कि जो जेल में नशे के कारोबार में लोग, नशे का कारोबार कितना है यहाँ पर, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जी। नशे का कारोबार इतना है कि 2012 के बाद जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो टॉप 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो नारकोटिक्स में सबसे ज्यादा। इसी साल 244। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार है, क्योंकि गवर्नेंस इनकी है। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। जवाब दीजिए नरेश जी। मुझे ये पहले भी अपनी डिबेट में भी नहीं, अभी आप सीधे पूछिए जी। अच्छा मैडम जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए जी। वो नाम बता दीजिए हमारी सरकार के या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता कोई ड्रग्स में पकड़ा गया हो। सर ऐसा है, कार्यकर्ता और नेता। अच्छा गणेश जी, अच्छा मैडम प्लीज गणेश जी, कांग्रेस कहती है कि ड्रग्स नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आपकी प्लीज एक मिनट साहब, एक मिनट। जब आपकी सरकार थी उस वक्त भी ड्रग्स की बात सामने आई थी, तो आप दोनों मिलकर ड्रग्स का धंधा करते हैं क्या? इसमें ऐसा है कि वर्तमान जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है जी, उनका जो एक चरित्र देखने को मिला है। पिछले 3 महीने पहले एक ऑफिसर्स थे HRTC के, उनकी गाड़ी में जी वो 2 किलो जो है एक पदार्थ पकड़ा गया जिसको चिट्टा कहते हैं और जिसको नशीला पदार्थ है, लेकिन बाद में उसको अरेस्ट किया और बाद में ये छोड़ दिया कि वो चूना है। तो ये प्रदेश की सरकार जो है ना, तो चूना किसको लगाया जा रहा है? प्रदेश की जनता को चूना। कौन किसको चूना लगा रहा है? तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या? अच्छा जनता को कब तक चूना लगाएंगे आप लोग? इस विषय करना चाहता था, बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट था जी। इलेक्शन है, लोग बड़ी नई सरकार पुरानी सरकार जो भी अगली। अच्छा चलिए आप बताइए आपकी सरकार का। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ नरेश जी, 5 साल से आपकी सरकार है,
सिर्फ एक उपलब्धि बता दीजिए जिसकी वजह से लोग यहां ताली बजा दें। देखिए, हमेशा विकास, रोजगार। विकास कहाँ है, तो पागल हो गया है। अच्छा, विकास कितना है भाई, यहाँ के रहने वाले, क्या विकास है कि नहीं? सर विकास जो है ना, हाँ, जब से कांग्रेस आई है ना परमार से, तो ये विकास ही हो रहा है कि जो आप यहाँ खड़े देख रहे हैं ये विकास ही है, ये कांग्रेस की देन है। 2 साल पहले इन्होंने पीलिए वाला पानी पिलाया शिमला की जनता को, जिसमें 33 लोगों की जान गई और हजारों लोग नरेश जी, क्या जवाब है? बिल्कुल जवाब तैयार है जी। जिन भाई ने ये क्वेश्चन किया है, इनके विधायक हैं यहाँ से 10 साल से, उनको जवाब देना चाहिए। अच्छा मैम, एक सेकंड, नरेश जी, विधायक आपका, म्युनिसिपैलिटी आपकी, पीलिया का पानी भी आपका, लोग किसके मरे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और नगर निगम में वामपंथियों की सरकार थी जी। इन दोनों लोगों ने मिलकर के शिमला की जनता को और आपके विधायक ने कुछ नहीं किया, पानी पिलाया, जिसके कारण आपके विधायक शांत रहे। 32 लोगों की भाई आप बता दीजिए, म्युनिसिपैलिटी जी 32 लोगों की मौत हुई और 18,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में रहे। ये इन दोनों की मिली भक्ति के कारण हुआ है। अगर यहाँ पर पीलिया हुआ, जो डिप्टी मेयर थे मार्क्स, अगर पीलिया हुआ, एक सेकंड, अगर पीलिया हुआ कि नहीं, पीलिया हुआ कि नहीं? हुआ, बिल्कुल हुआ ना? लोग मारे गए किसकी वजह से? इस पीलिया की वजह से। सबसे पहली डेथ मेरी नीस की हुई थी। क्या आईपीएच मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं थी इसके लिए? बहुत महत्वपूर्ण था। नरेश जी, आप ये बताइए, इनकी भतीजी की मृत्यु आज बहुत दुखद है था। आप लोग कितने संवेदनहीन हो सकते हैं, कितने संवेदनहीन हो सकते हैं? घर में मौत होती है और शिमला से साथ पीलिया का नाम जुड़ता है, सबके लिए दुखद। तो मैं जानना चाहता हूं, आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं? एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी थी या नहीं? लोगों पे कार्रवाई हुई। किस पे कार्रवाई हुई? अच्छा, किस पे? किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? किसी विधायक ने कोई बात कही? नैतिकता पे देता है। चलिए, नैतिकता की बात आती है। बताइए गणेश जी, जाहिर सी बात है केंद्र में आपकी सरकार है, अप्रैल से मोदी जी यहां आकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, लेकिन पर्यटन के बारे में कहीं कोई चर्चा है क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हाँ। पर्यटन, हिमाचल प्रदेश को एक साफ सुथरा वातावरण देना जी, हिमाचल प्रदेश के एक कानून और व्यवस्था का राज ये तो देना, मैनिफेस्टो में हम लोग पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता आज में तक है। हुआ क्या ये बताइए? प्राथमिकताएं तो हैं, लेकिन यहां पर क्या पेड़ नहीं काटे जा रहे? क्या यहां पर प्रदूषण नहीं फैल रहा? क्या यहां पर लोगों को नाले का पानी का निकास नहीं मिल पा रहा? ये स्थिति खराब नहीं है? ये मैं यही कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी और यहां पर पूरी तरह से एक अव्यवस्था का वातावरण था। उसके कारण ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं और ये प्रदेश की जनता भी जानती है और ये हमारे सारे लोग भी जानते हैं। भाई, 500 बार डिबेट करने का मौका मिला। अच्छा चैनल पे जी, इनका रटा रटाया है वही। आज महंगाई जो हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। मेरा तीनों पार्टी से सवाल है कि जो एक कांग्रेस से बीजेपी में टिकट लेके खड़े रहे, बीजेपी वाला कांग्रेस से खड़ा हो रहा है, बहुत पार्टी क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और पार्टी फंड जो है जी, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो गया, वो आरटीआई के दायरे में आने में आप उसमें हामी भरते हो कि नहीं? आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। चलिए बताइए नरेश जी। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी पार्टी में तो बड़े दिग्गज लोग हुआ करते थे, छोड़ के क्यों भाग गए यहाँ पर? और आपके लोग भी भाग कर वहां चले गए। अरे भाई, आप लोगों ने म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम बना लिया है क्या? अच्छा सवाल किया। नहीं, हमारे जी, जब मनमोहन सिंह जी ने 18% जीएसटी का स्लैब दिया तो इन्होंने कहा कि ये देश के लिए जहर है मोदी जी। आज वो जहर मोदी जी खुद पूरे देश में खिला रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, एक सवाल, जीएसटी से कितना फायदा लोगों को हो रहा भाई? अब ये बताइए जीएसटी का क्या हाल है? ये आप देख रहे हैं, गब्बर टैक्स जो है बहुत भारी पड़ रहा है लोगों के ऊपर। देखिए, जीएसटी जो है देश की एक अर्थव्यवस्था को सुधारने की ओर एक बड़ा कदम है, साहसिक कदम है। इसके रिजल्ट्स आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे और सारे भाई बंधु जो हमारे बैठे हैं यही कहेंगे कि जीएसटी। चलिए, मैं एक और, आपने कहा नोटबंदी काला धन वापस लाने का एक जरिया है, सही है ना? बिल्कुल, सरकार ने बताया भाई कितनों को 15 लाख रुपए मिले भाई?
कोई 15 लाख किसी को? ये कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि 15 लाख रुपए हमारी जेब में आएगा जी। जो काला धन लूट का माल था वो जब वापस आता है तो सरकारी खजाने में जाता है, किसी की जेब में नहीं जाता है। अच्छा, वो धन का है। आप बैठिए। अच्छा नरेश जी, दो मुद्दे जिस पर बीजेपी की सरकार ये मानती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्होंने काम किया है। आने वाली पीढ़ी तब रहेगी, पहले इस पीढ़ी को तो मजबूत करो, खत्म करके जाओगे क्या? आने वाली हिमाचल प्रदेश से 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के। हाँ जी। 4, ये बता दीजिए 4 पूरे प्रदेश में कौन से आदर्श बने? जो सिर्फ 4 कंसेशन 2 बता दीजिए। देखिए जो शिमला पार्लियामेंट का जो है वो गड़खल के पास एक गांव है जी। हमारे मंडी का जो है कुल्लू में गांव है जी। शांता कुमार जी ने जो गांव लिया वो चंबा में है, और जो हमीरपुर का जो है उसमें ऊना के पास गांव है। हमीरपुर का गांव ऊना में नहीं है, हमीरपुर का गांव अणु गांव है। मैं कुछ और मुद्दा कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भ्रष्टाचार की बात होती है, यहाँ के जो विधायक हैं पिछले 10 वर्षों से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो चार्जशीट बीजेपी ने बनाई उसके अध्यक्ष थे अनिल शर्मा जी का नाम उसमें है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कल को बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो क्या वो अनिल शर्मा को जेल में डालेंगे? देखिए जो चार्जशीट बनाई है जी, वो उस पर जो है कोई न्यायिक प्रक्रिया में वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जो सिर्फ ये बता दीजिए इतने वायदे करने की जरूरत क्या है? एक मिनट सुनिए 25 पेज 50 पेज का मैनिफेस्टो देने की क्या जरूरत है? एक मिनट हमने जो वादे किए जी वो 90% पूरे किए दावे के साथ। ये आज विकास पे बात नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं विकास का मुद्दा है। 90% वादे पूरे किए और आगे भी करेंगे। आगे भी जो विजन डॉक्यूमेंट दिया है 90% इन्होंने पूरा कर दिया करेंगे। जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ अजय जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारी भारी तादाद में, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2003 के बाद पेंशन बंद है। इन मुद्दों पर बात कौन करेगा? धूमल और वीरभद्र चलता रहेगा क्या? एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हाँ, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला राज्य है जो ओल्ड एज और विडो पेंशन 700 रुपए देता है। ये नरेंद्र मोदी का मॉडल नहीं है, गुजरात का 450 देते हैं। 4 लाख लोगों को पेंशन देते। बता दीजिए जो अगर आपकी सरकार आ गई तो जो आज हो रहा वो नहीं होगा। सरकार नहीं आएगी, जो आज भ्रष्टाचार का राज है वो समाप्त होगा। आपका क्वेश्चन गलत है। स्थापित होगा और अच्छा शासन देंगे, क्वेश्चन गलत है सर आपका। शासन देंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा। अच्छा ये बताइए, और अगर आपकी सरकार आ गई, मैं आप ही से आ रहा हूं, मैं आप ही के पास, अगर आपकी सरकार आ गई तो एक काम जो आपको लगता है आपने नहीं किया अभी वो कर देंगे, बताइए। जो नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके नोटबंदी लाई और जीएसटी लाई, उसके बाद जो देश की जनता प्रताड़ित हुई है, सबसे पहले इनसे राहत। देश की जनता नहीं हुई, देश की जनता नहीं हुई। आप बताइए, आपके कुछ एक लोग जीत गए और विधानसभा में आपको प्रतिनिधित्व मिल गया तो क्या करेंगे आप? कि आज जो विधानसभा के अंदर जो लोग चुनकर जा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, कर्मचारी का मुद्दा नहीं उठाते, किसान का मुद्दा नहीं उठाते, छात्र का मुद्दा नहीं उठाते, नौजवान का मुद्दा नहीं उठाते, हमारे प्रतिनिधि इनको मैं बोलता हूँ इनको क्या काम करना चाहिए। विधानसभा के अंदर भी होगा। अच्छा चलिए, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो बोला कि 2 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जबकि इनकी गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख भी युवाओं को रोजगार नहीं दे पाने में सक्षम हुई है। रोजगार 12 लाख लोग बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, आपकी सरकार क्या करेगी? इस समय जो 12 लाख बेरोजगार हैं उनके लिए हमने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। हम कांग्रेस की तरह झूठे नारे नहीं लगाएंगे। इनका जो आउटसोर्स कर्मी है या दूसरे कर्मी है उनका शोषण सरकारें कब तक करती रहेंगी? जो आउटसोर्स्ड कर्मी हैं, जो रेगुलर पेरोल पर काम नहीं कर रहे, उन कर्मचारियों का शोषण आपकी सरकारें कब तक करती रहेंगी? नरेंद्र जी देखिए, हमारी सरकार ने इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग थे 6 साल का समय था जी, हमने उसको 3 साल किया और लोगों को पक्का किया 40,000 लोगों को आउटसोर्स। आज आने वाले समय में 2 साल का वादा किया है, 2 साल में पक्के करेंगे सबको।
ये कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड है इन्होंने घटा के 3 साल कर दिया है। पहले मैं इनसे सभी पार्टियों से ये पूछना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी कितनी मिलती है, और तब इन नेताओं की जब अपनी सैलरी की बात आती है तो हर 5 साल के बाद इनकी लाखों तनख्वाह बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग हैं उन्हें वो तनख्वाह भी नहीं मिलती जो मिनिमम वेज के बराबर है। एमएलए की तनख्वाह हर साल बढ़ जाती है, आप खुद ही बढ़ा लेते हो भाई, उनका कुछ तो कीजिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी कि जो एमएलए की तनख्वाह है जी उसके लिए कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कि भी हम विधानसभा में अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ाएं, इसके लिए इसके कमीशन बने और जो इसके लिए मिनिमम वेज बने। ये जनता का कंसर्न है पूरे देश में, हम भी चाहते हैं इसका राष्ट्रीय स्तर पे कोई समाधान ढूंढा जाए, हम उसको समर्थन करते हैं। ये गलत बोल रहे हैं। तो अगर मोदी से एक मिनट मोदी सरकार जो कहेगी वो आप मानेंगे? अजय जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये दोनों पार्टियां भ्रमित करती हैं। अगर देश में कानून कच्चे रोजगार का बना, वो केरल के लिए भी बना था, लेकिन केरल में कोई आउटसोर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पक्का रोजगार है। 18,000 वेतन है केरल के अंदर, जहां हमारी सरकार है। लोगों का गुस्सा जबरदस्त है। जाहिर सी बात है सवाल कई हैं, जवाब लेकिन वही रटाए हैं। तो विकास होगा या पागल हो जाएगा? निश्चित तौर पर विकास होगा, लेकिन पागल नहीं होगा। और विकास यहीं पर है। शिमला की जनता का मुंह देख लिया जी, आपने एहसास कर लिया जनता क्या बोलती है, क्या चाहती है, इस चीज का एहसास आपको भी और आपके चैनल को भी हो गया। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है दावे बहुत हैं, लेकिन अभी काम करना बहुत बाकी है। दंगल के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।